हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही डिड। आज की क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2016 में हिंदी का जो पेपर हुआ था उसको आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें समय आपको 1 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका 25 नंबर का रहेगा और पास होने के लिए आपको 12 नंबर की आवश्यकता होती है, तभी आप इस पेपर को पास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सा, श, स, हा व्यंजन कहलाते हैं। ये जो व्यंजन है इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी अंतःस्था, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी द्विगुण। याद रखिएगा, इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तथा अंतःस्था व्यंजन किन्हें कहते हैं? अंतःस्था व्यंजन याद रखिएगा, या, रा, ला, वा, इन्हें हम अंतःस्था व्यंजन बोला जाता है। और द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये जो अंगा और ये ढा होता है, ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और ये ऋषि। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अहि शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी शार्दुल, ऑप्शन सी नृप, ऑप्शन डी भौरा। यहाँ पे याद रखिएगा, जो अहि शब्द है इसका अर्थ होता है सर्प। अहि का अर्थ होता है सर्प। तथा यहाँ पे याद रखिएगा, नेप का अर्थ होता है राजा। नेप का अर्थ राजा होता है, जबकि शार्दुल का याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है शेर या फिर सिंह से कह सकते हैं। और भौरा का अर्थ होता है भ्रमर। ये सभी पॉइंट आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए सचल, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी जंगम। स्थावर का विलोम शब्द याद रखिएगा, स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में याद रखिएगा, सचल का विलोम शब्द यहाँ पे अचल हो जाएगा और चेतन का विलोम शब्द जड़ हो जाएगा तथा चंचल का जो विलोम शब्द होता है वो स्थिर हो जाएगा। इन सब के भी विलोम शब्द आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है कि ऑप्शन ए शुद्ध है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध कुमुदनी लिखा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका शुद्ध कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन किसका है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर, ऑप्शन बी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन सुमित्रानंद पंत द्वारा कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अब यहाँ पे देखेंगे अतलघुत्तरी प्रश्नों को, और याद रखिएगा अतलघुत्तरी प्रश्न आपके 1 नंबर के रहते हैं। पहला प्रश्न है, अंश और अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो याद रखिएगा, ये जो अंश होता है इसका अर्थ होता है बाह, बाजू या फिर भुजा, जबकि ये जो अंश होता है इसका अर्थ होता है हिस्सा या फिर टुकड़ा। नेक्स्ट है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अभी आपने बहुविकल्पी प्रश्नों में इन्हें देखा कि या, रा, ला, वा ये सभी आपके अंतःस्था व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, स्वर किसे कहते हैं? हेडिंग डालिएगा स्वर और लिखिएगा वह वर्ण जिसे उच्चारण करने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इतना सिर्फ आपको लिखना है। और कुछ पॉइंट और याद रखिएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो है आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये आपके प्रमुख 11 स्वर हैं जो कि हिंदी में रहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको लिख के आना है कि वह वर्ण जिसे उच्चारण करने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इतना आप लिख के आएंगे तो आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द बताइए। तो याद रखिएगा, आर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है, जबकि उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार वो होते हैं जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी में अनुस्वार को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हैं तो संज्ञार में ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है ये अनुस्वार की है। गद्य,
जैसे उपरांत में देखेंगे तो ये बिंदी लगी हुई है, सौंदर्य में यहाँ पे ये जो बिंदी लगी है ये सभी आपके अनुस्वार चिन्ह हैं। तो अनुस्वार की परिभाषा क्या रही कि अनुस्वार वो होते हैं जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है तथा इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, ये अनुस्वार की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा शब्द। शब्द मात्राओं और वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द एक सार्थक वर्ण समूह है जो भाषा के आवाज और अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। तो पद किन्हें कहा जाता है, जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। पद शब्दों का संगठन है जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और सार्थकता को व्यक्त करते हैं। तो ये आपकी शब्द और पद की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद अतः लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद यहाँ पे हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और याद रखिएगा लघुत्तरीय प्रश्न आपके 2 नंबर के रहते हैं। पहला प्रश्न है अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ होता है पर्यायवाची, यहाँ पे आपको शब्द लिखना है। तो यहाँ पे अग्नि के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द होते हैं आग, अनल, ये अग्नि के हो गए। अमृत के सुधा, पीयूष, गणेश के लंबोदर, गजानन, ये आपके समानार्थक शब्द हो गए। और आपको कम से कम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके आपको समानार्थक शब्द याद कर लेना है। आपके एग्जाम में विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये आपके परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्हों को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जो आपके विराम चिन्ह हैं उन सभी विराम चिन्हों को की परिभाषा आपको आनी चाहिए, साथ में कौन से विराम चिन्ह को हम किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अल्पविराम। तो अल्पविराम किन्हें कहा जाता है, जहाँ बहुत ही कम समय के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम, सीता, तो इनके बीच में ये जो चिन्ह लगता है ये आपका कामा जिसे बोला जाता है, ये अल्पविराम का चिन्ह होता है। लक्ष्मण और हनुमान सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपने देखा कि राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो राम के मध्य में अल्पविराम का चिन्ह लगा, सीता और लक्ष्मण के मध्य में अल्पविराम का चिन्ह लगा। तो ये आपके अल्पविराम हो गया। नेक्स्ट है अर्धविराम। जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम का चिन्ह आपने ये देखा था, इसी के ऊपर यदि हम इस प्रकार से बिंदी रख दें तो ये अर्धविराम का चिन्ह हो जाता है। तो इस चिन्ह को आप विशेष कर याद रखिएगा, बहुत इसमें डाउट रहता है कि अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार से ये बनता है। इसकी परिभाषा हो गई, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है सूर्यास्त हो गया, ललिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो यहाँ पे देखा हमने अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है या वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से ये खड़ी पाई खींच दी जाती है। इसका उदाहरण देखेंगे, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, और यहाँ पे अंत में हमने ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब किसी से हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ये देखिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। या तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो ये सभी आपको विराम चिन्ह आपने अच्छे से याद कर लिया, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है पठन का क्या अर्थ है। आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पठन का अर्थ लिखेंगे, किसी पाठ को या पुस्तक के किसी भाग को सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना पठन कहलाता है। अर्थात आवाज़ के साथ या स्वर के साथ या मौन रूप से अर्थात मन के अंदर ही पढ़ना पठन कहलाता है। जब किसी पाठ या पुस्तक के किसी भाग को हम सस्वर मन से या फिर मौन रूप से पढ़ते हैं तो वो पठन कहलाता है। पठन के समय के शब्दों को देखते हैं जिससे उनका अक्षर विन्यास शुद्ध होता है और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पढ़ते समय हम शब्दों को अवश्य देखते हैं, देखकर पढ़ते हैं तो उनका जो अक्षर विन्यास होता है वो शुद्ध रूप से होता है और शब्दों में भंडार भी अच्छे रूप से होती है। अर्थात जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं
जो अक्षर जिस प्रकार से इसमें जैसे ये लिखे हैं तो इनमें जो अक्षर विन्यास होगा वो शुद्ध रूप से हम देखेंगे तथा शब्द भंडार में भी हमारे वृद्धि होगी। अब है आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की यहाँ पे विशेषताएं हमको बतानी थी। तो ये वाचन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अभी तक केवल इसी के आधार पर ही ये निर्णय किया जाता था कि बालक वाचन क्रिया में कहाँ तक निपुण है। नेक्स्ट विशेषता है जहाँ बालकों के लिए आवश्यक है कि वे शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण जाने, वहाँ भी आवश्यक है कि शब्दों को पढ़ते समय उन्हें अर्थ की प्रतीति भी होती जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को लिखिए। अर्थात कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं उन्हें यहाँ पे बताना है। तो पहला उद्देश्य है कविता के द्वारा आनंद का वातावरण पैदा करना। दूसरा है कविता गाकर अभिनय द्वारा पेश करना। तीसरा है कविता के प्रति रुचि पैदा करना। नेक्स्ट है कविता का कंठस्थीकरण करना। नेक्स्ट है कविता को रंगमंच के माध्यम से पेश करना। नेक्स्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकसित करना। नेक्स्ट है कवि को अनुभूति का ज्ञान करना। नेक्स्ट है काव्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है भाव गति यति लय आरोह अवरोह एवं क्रमानुसार कविता वाचन की क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना। ये सभी कविता के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त स्वर हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा वह स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या याद रखिएगा। संयुक्त स्वरों की संख्या सिर्फ 4 होती है, जिनमें से ए ऐ ओ औ ये आपके 4 संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये इसमें रंग दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो याद रखिएगा जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जहां एक से अधिक वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जो लड़के मेहनती होते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। तो ये मिश्रित वाक्य का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। शुद्ध वर्तनी की क्या आवश्यकता है और उसका महत्व क्या है ये हमको यहाँ पे लिखना है। तो भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत बाधक होती हैं। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। हिंदी भाषा उन्नत के पथ पर अग्रसर हो रही है तथा इसके राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अतएव इसे शुद्ध, समृद्ध, सर्वप्रिय एवं सर्व समृद्ध बनाने हेतु तो उच्चारण की शुद्धता की तरफ ध्यान देना परम आवश्यक है। शुद्ध वर्तनी का महत्व निम्नलिखित हैं। जैसे किसी भाषा की एक रूपता बनाए रखने, जनता के भाषा प्रयोग में आने वाली विकृतियों से बचने के लिए वर्तनियों का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य है। सही वर्तनी का अर्थ शब्दों में सही शब्द लिखना है। इसी के साथ आपका 2016 में हिंदी विषय का जो आपका पेपर हुआ था वो आपका कंप्लीट होता है। आपके 3 पेपर इसी आज से समाप्त हो जाएंगे और 2016 का जल्दी आपका ये कवर हो जाएगा। मात्र आपके 3 से 4 दिन का समय लगेगा और आपके 2016 में पूछे गए जो 8 पेपर हैं वो आपके समाप्त कर दिए जाएंगे। सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा और प्रतिदिन क्लासों को अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।